अच्छा शौकत यूसुफ जई साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला उनकी लीगल टीम बार बार उठा रही है। आपके रहनुमा ये बयानात भी दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा हुआ है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। क्या अपडेट है, क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखो, ये तो हुकूमत बता सकती है कि उनको क्या खौफ है कि जब वो चाहे बंद कर देते हैं। हालांकि कोर्ट का आर्डर मौजूद है। अब एक तय भी हुआ था कि मंगल को वो पेश होंगे वकला, और जुमेरात को जो है खान साहब के दोस्त या फैमिली या इस तरह। लेकिन अब नहीं छोड़ा जाता है, उनकी मर्जी होती है। अचानक मार्शल लॉ लग जाता है, अचानक उस पर वो लग जा पाबंदी लग जाती है कि जी बस नहीं है। तो देखें, अब ये सख्तियां, ये चीजें तो अब आम सी हो गई हैं, रोजाना की बुनियाद पे हो गई हैं। तो अगर खान साहब से राब्ता ना हो सके तो फिर आपको सियासी तौर पे ये भी तासुर है कि नुकसान होता है, कोई सियासी बयानियां आप लोग नहीं बना सकते। खान साहब से हिदायत आएगी तो मामलात आगे चलेंगे, एहतजाज कैसे करना है, सियासत आगे किस तरह चलानी है? नहीं, वो तो खैर अपनी जगह पे, वो तो अभी इस वक्त जो ज्यादा काम हो रहा है वो ग्रैंड अलायंस के ऊपर हो रहा है। और चूंकि रमजान आ गया है तो रमजान में मौलाना साहब भी मुल्क से बाहर हैं, और उनकी जो टीम है उनसे काफी हद तक बातचीत हो चुकी है। उनके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल हैं, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी हद तक आगे जा चुके थे। तो वो चीजें हैं। बाकी जो कुछ मीडिया पे आया कि जी मौलाना साहब गारंटी मांग रहे हैं, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा गारंटी तो हमें पीडीएम ने सबसे ज्यादा दी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों ने लिख के दिया था। लेकिन जब वो खुद हुकूमत में आए तो वो लिखा हुआ सारा चीज जो है वो खत्म हो गया। तो गारंटी तो है ही नहीं किसी चीज की। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो वर्कर के लेवल के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ जबान इस्तेमाल करते रहे, उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हमें भी हैं, और उसी पे बातचीत हो रही है इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। ठीक है। जैसे वो ये समझते हैं कि जी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, वो ये समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है, आइन के साथ मजाक हो रहा है, ये सारी चीजें कॉमन है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन। फिर वो सूबे में भी एतराज करते हैं हमारे मैंडेट के ऊपर भी कि यहाँ पे भी मुझे एतराज है। तो जब वो फ्रेश इलेक्शन की बात आती है तो हमने कहा ठीक है, हम इस पे एग्री हैं। तो 7 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे एतिहाद हो सकता है, और यही तकरीबन होता है कि जब आप ग्रैंड अलायंस बनाते हैं तो कॉमन चीजें उठाते हैं। ठीक है। अच्छा, जरा ब्रीफली ये भी बता दीजिएगा कि अगर परवेज खटक साहब आप हुकूमत में शामिल हो गए तो क्या इससे आपकी जो पॉपुलर सपोर्ट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसमें कोई कमी आएगी? ये आपके लिए चैलेंज होगा? मेरे ख्याल से हमारी तो बढ़ गई है पॉपुलैरिटी उनके जाने से, क्योंकि जो इल्जामात लगाए जा रहे थे वो तो उन्हीं के ऊपर थे ना। बिलियन ट्री सुनामी, और ये जो वो था अपना बीआरटी, ये सारे इल्जामात तो उनके ऊपर लग रहे थे। और उसके बाद फिर वो उनको तो ले लिया गया, वजारत के ओहदे पे दे दिया गया। तो मेरे ख्याल से वो सब फिर निगरान दौर में भी काफी चीजें ठटोली गई कि पीटीआई के खिलाफ कुछ चीजें निकाली जाए, तो नहीं निकल सकी, नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो मेरे ख्याल से मुबारक हो इनको। अच्छा, अब अख्तियार वली साहब को तो जाहिर इनको इनका हल्का है कि इनको ज्यादा मालूमात होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जाना यहीं पे ठीक था। अच्छा, आप समझते हैं सही जगह पे पहुंच गए। अच्छा, मैं जरा जनरल साहब को भी शामिल करूं। मैं जरा एक जुमला जी कह दें, जुमला कह दें। अथर जी कह दें। ये गुज़श्ता इलेक्शन में परवेज खटक साहब खुलेआम फिरते थे और वो कहते थे कि मुझे देख लो, मैं एस्टेब्लिशमेंट का भेजा हुआ बंदा हूं और मैं आपका अगला वजीर आला हूं, और मैंने पीटीआई को तोड़ना है। मुझसे कल एक टॉक शो में किसी ने पूछा कि क्या हुकूमत ने उसको ये टास्क दिया? मैंने कहा आई डोंट नो, लेकिन अगर ये टास्क हुआ भी तो अगर ये टास्क था तो पहले तो तहरीक इंसाफ के साथ जितनी अक्सरियत थी वो 2/3 थी। इसको अगर जब ये टास्क दिया गया तो उसके बाद तो वो 3/3 पे चली गई है खैबर पख्तूनख्वा में। तो अगर इस काम के लिए उनको लाया गया है तो ये काम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। शौकत साहब, आप लोगों की हुकूमत पे जो क्रिटिसिज्म होता है वो ये है कि आप लोग सियासत के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, एहतजाज में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अपने सूबे के मामलात को सही तरीके से नहीं चला रहे। दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और फिर अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी पेश आया। तो इस क्रिटिसिज्म को किस हद तक आप जायज़ समझते हैं कि आपकी तवज्जो नहीं है अपने सूबे पे? देखिए,
कुर्रम का जो इशू है वो भी आपके सामने है जी। वो इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है कि मतलब जो आम से कोई सूरत हाल है, वो एक पुराना एक इशू है और तकरीबन हर साल ये हंगू और इन एरियाज के अंदर ये चीज़ें सेक्टरिज्म का जो इशू होता है ये उठता है। और जो दहशतगर्दी है वो तो 20-25 सालों से हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी है, यही दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर भी है, वहाँ भी आए रोज धमाके होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बात ही नहीं करता है। वहाँ भी तो बहुत बड़ा इशू है कि रोजाना के हिसाब से वहाँ धमाके भी होते हैं, वहाँ हमले भी होते हैं। और तो ये सारी चीजें हैं, इसी से हम क्योंकि वहाँ भी अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है और यहाँ पे भी अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। अब हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है कि जी फौज हमारी मौजूद है, बस वो लड़ेगी और हम यहाँ आराम से बैठेंगे। ऐसा नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियां होती हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है। और अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क भी है साथ साथ, लेकिन हमें उससे दो टोक बात करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो सर आप बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि वफाक हमें क्लियरेंस देगा तो हम अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप समझते हैं कि सूबे का जाके दूसरे मुल्क से बात करना मुनासिब होगा? नहीं, वो इस तरह नहीं है। ये हम तो कह रहे हैं कि वफाक बात करे, लेकिन अगर वफाक बात नहीं करना चाहती तो हम क्योंकि हमारे सूबे में आग लगी हुई है ना, तो इस आग को बुझाने के लिए हम पहल कर लेते हैं। अगर आप हमें इजाजत देते हैं, हमने इजाजत की बात की, ऐसा नहीं कहा कि हम जाके खुद कोई पॉलिसी तो नहीं वहां दे रहे हैं या कोई पॉलिसी ले रहे हैं उनसे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे जो कबायली रहते हैं उस तरफ और इस तरफ, इन दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और हमारे साथ जो वहाँ के तालिबान गवर्नमेंट के लोग हैं, इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कबायली अमायदीन के साथ उनके रवाबित हैं, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि अपने तौर पे हम बता सकते हैं कि जी हमारे सूबे में जो आग लगी है वो इस वजह से लगी है कि आप लोग इसको रोक सकते हैं, तो वो सिर्फ बातचीत की हद तक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है तो खुद जाके बात करे, लेकिन करना तो है ना। देखिए फौज तो कुर्बानी दे रही है, वो तो बलूचिस्तान के अंदर भी दे रही है, यहाँ भी दे रही है, ये भी हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, बेचारे रोजाना शहीद हो रहे हैं। इसी तरह पुलिस, अवाम ये शहीद हो रहे हैं। तो ये कोई इतना यानी मामूली वाकया तो नहीं है ना, कोड़ा खटक वाला। जी जी। लेकिन क्योंकि दहशतगर्दी है, तो अब इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए क्या करना है? क्या सूबाई हुकूमत के हवाले ही करना है कि जी आप जाने, आपका काम जारी, या नहीं वफाक जो है वो उस पर कोई एक्शन लेगा? कोई जो वजीर दाखिला है हमारे, बदकिस्मती से वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है, और पता नहीं वो क्या मतलब जिस तरह ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया सर। ये खान साहब ने अब जो टाइम में अपना एक आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर भी हुकूमत के दोस्त काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। इरफान सदीकी साहब ने भी कहा कि ये एक तरह से आप अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हैं, अपने मामलात को आलमी सतह पे उठा रहे हैं, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? इरफान सदीकी साहब को तो मेरे ख्याल से इसलिए लिया गया था कि वो गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है वो बेहतर करेंगे अवाम के सामने भी और दुनिया के सामने भी। उनका तो मेन काम यही था, वो तो किसी और चक्रों में पड़ गए और अपना काम वो भूल गए हैं, दूसरों को छोड़ते नहीं है। तो मैं अब उस पर क्या कह सकता हूँ। नहीं, पर ये जो आर्टिकल खान साहब ने लिखा है टाइम मैगजीन के अंदर, और उसमें कहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के मसाइल हैं, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की बात की है, डेमोक्रेसी को खतरात की बात की है, तो आप उससे एग्री करते हैं जो खान साहब ने उसमें बातें लिखी हैं? देखिए गवर्नमेंट को ये चीजें बुरी तो लगेंगी, लेकिन आप नहीं समझते कि डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क में। आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट की बालादस्ती खत्म हो चुकी है। आप नहीं समझते कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर है, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट में जो लोग बैठे उनको तो ये बातें बुरी लगेंगी ना। लेकिन दुनिया को अगर हम देखें, इमरान खान ने तो आर्टिकल लिख दिया, लेकिन क्या दुनिया को पता नहीं है? उनके सारे सफीर यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। वो डे टू डे अफेयर्स पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जिस तरीके से देखें, आप एक तरफ एक पार्टी को खत्म करने के लिए आपने इतने धड़ाधड़ तरामीम ला रहे हैं कि जी हम इतने तरामीम ला चुके हैं, इतने कानून साजी कर चुके हैं, और फिर भी उस पार्टी को आप खत्म नहीं कर पा रहे। आपने सजाएं देने के लिए पता नहीं क्या क्या आपने नहीं किया इस मुल्क के साथ, लेकिन आपको और बस ही नहीं चल रहा है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो बिल्कुल झूठ के सहारे पे चल रही है और एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे चल रही है। अब हमें तो ताने देते थे, पीपल्स पार्टी भी देती थी, नून लीग भी देती थी, लेकिन आज तो बड़े क्लियर, आज तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है।
کہ یہ وہ آپ پہ سر تنقید یہ کرتے ہیں نا کہ یہ ماضی میں بھی لوگوں کے ساتھ یہاں پہ سیاسی طور پہ زیادتیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اپنے ملک کے معاملات کو باہر اس طرح اچھالنا، باہر اس طرح کی باتیں کرنا، اس وجہ سے تنقید ہوتی ہے۔ میں اطہر صاحب دیکھیں، اس میں عمران خان نے کون سی چیز ایسی کہی ہے جو دنیا کو نہیں پتا ہے؟ ٹھیک، اگر سیاسی ورکروں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اگر سیاسی پارٹی کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اگر ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں تو پولیس ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، کہتے جی یہ انتشاری ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو نہیں پتا ہے؟ سب سے پہلے تو عمران خان سے پہلے تو یورپی یونین نے بات اٹھائی تھی کہ جی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تو دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں بتانے کے بجائے عرفان صدیقی صاحب آرٹیکل لکھیں اور ٹائم میگزین میں چھپوا دیں۔ چلیں